विक्रमगढ़ का विशाल राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा उदित नारायण न्यायप्रिय शासक थे और उनकी रानी कुसुम रूप और गुणों में अनुपम थी। फिर एक दिन एक सैनिक भागते हुए आता है। महाराज, महाराज, गजब हो गया। हमारे राज्य की सीमा पर राजा विष्णुदेव अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण कर चुके हैं। अब हालात बहुत गंभीर हो गए हैं महाराज। ये क्या कह रहे हो तुम? इतने वर्षों की मित्रता और शांतिपूर्ण संबंधों के बाद भी वो ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं? ये तो हमारे लिए विश्वासघात है। हाँ महाराज, सैनिक बिल्कुल सच कह रहा है। अब हमें तुरंत इसका जवाब देना होगा, वरना वो न केवल हमारी सीमाओं पर कब्जा करेगा बल्कि धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। महाराज, तो मंत्री जी, देर किस बात की है? युद्ध की तैयारी तुरंत शुरू कीजिए। अपना आदेश सैनिकों तक पहुंचाए। आज ही हम युद्ध के मैदान की ओर कूच करेंगे। जी महाराज, लेकिन इस बीच राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रजा की देखभाल के लिए किसी को तो रहना होगा। अगर आप युद्ध में चले जाएंगे तो यहाँ भी एक सक्षम व्यक्ति का होना आवश्यक है। महाराज, मंत्री जी, इस जिम्मेदारी का निर्वाह आप और महारानी मिलकर करेंगे। अपने वीर सैनिकों और अधिकारियों को लेकर युद्ध के लिए रवाना हो जाऊंगा मैं। राज्य का हर एक नागरिक हमारी ताकत है और उनके भरोसे को हमें टूटने नहीं देना चाहिए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप युद्ध के लिए जा रहे हैं? क्या कोई और उपाय नहीं निकल सकता? मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये यात्रा आसान नहीं होगी और मैं आपके बिना एक पल भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। महारानी, ये युद्ध टालना अब असंभव है। कितने दिन लगेंगे ये मैं नहीं कह सकता। 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, पर आप निश्चित रहिए, आप इस राज्य की महारानी हैं। आपकी शक्ति और धैर्य ही प्रजा के लिए सहारा होगा। आपके होते मुझे किसी भी अनहोनी का डर नहीं है। बस हिम्मत रखिए और सबको संभालिए महारानी। इतना कहकर महाराज युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे 2 वर्ष बीत जाता है। मंत्री और सेनापति आपस में कहते हैं, अब तो लगता नहीं कि महाराज वापस आने वाले हैं। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें मिलकर इस राज्य पर कब्जा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सेनापति जी, बस हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। हाँ। तभी महारानी अपने कक्ष में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। महारानी जी, होश में आइए। क्या हुआ? जल्दी वैद्य जी को बुलाइए। महारानी जी की हालत गंभीर लग रही है। कुछ देर बाद राज्य वैद्य आता है। वो महारानी की जांच करता है और चौंक जाता है। अरे, ये तो महारानी गर्भवती है। सारे लोग स्तंभ रह जाते हैं। क्या महारानी गर्भवती? यह असंभव है। महाराज तो 2 साल से ऊपर हो गया युद्ध में है और वापस नहीं आए। ये कैसे संभव है? तो फिर ये बच्चा किसका हो सकता है? ये समझ में से बाहर है। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, पर यही सच्चाई है। महारानी गर्भवती है और ये सच अब सभी के सामने है। मंत्री और सेनापति आपस में फुसफुसाते हैं। नहीं नहीं, ये असंभव है। महारानी ने जरूर किसी के साथ मुंह काला किया होगा। हमें इसका पता लगाना होगा। यही सही मौका है कि हम महारानी को राज्य से बाहर करने का बहाना मिल सकता है और हम अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, ये अवसर हमारे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब राज्य पर हमारा नियंत्रण करना आसान होगा। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य और गांव में फैलती है। लोगों के बीच चर्चा जोर से पकड़ती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? महारानी गर्भवती? नहीं नहीं, यह संभव है।
भला बिना पति के कोई गर्भवती कैसे हो सकती है? महाराज तो 2 साल से ऊपर हो गए, लौटे नहीं। रानी ने जरूर किसी के साथ संबंध बनाया होगा, वरना गर्भवती होना असंभव है भैया। पता नहीं, राजा नहीं आए तो रानी की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? वरना ये संभव हो सकता है क्या? गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सारा माहौल अफवाहों से भर जाता है। महल में महारानी धीरे धीरे होश में आती है। रानी माँ, ये बच्चा किसका है? आप कुछ बताइए। सब जगह अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, समय आने पर सबको पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। अभी जिसे जो कहना है कहने दो। मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है, और एक दिन ये सच सामने आएगा। मुझे किसी की अफवाहों से डर नहीं लगता है। तभी मंत्री और सेनापति वहाँ आते हैं। महारानी, सभी दरबारी इकट्ठा हो गए हैं। आपके लिए दरबार लगाया गया है। आपको दरबार में उपस्थित होना होगा और स्थिति का सामना करना होगा। ठीक है मंत्री जी, मैं आ जाऊंगी। फिर थोड़ी देर में सभी रात दरबार में आ जाते हैं। महारानी, आप बताइए ये बच्चा किसका है? महाराज के गैर हाजिरी में महल में जो कुछ भी होगा उसका निर्णय लेना मेरा फर्ज है। बताइए ये बच्चा किसका है? महारानी कुछ नहीं बोलती हैं। ये बच्चा नाजायज है। महारानी ने महाराज को धोखा दिया है। ये हमारे राज्य में नहीं रह सकती। हमें इसे तुरंत राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। मंत्री जी, हम महारानी को राज्य से बाहर निकालना सीधे हमारे बस की बात नहीं। हम केवल सवाल कर सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। सही समय आने पर सब सच्चाई सामने आ जाएगी। ज्योतिषी भी असमंजस में पड़ जाते हैं। आखिर बात क्या है? महारानी कुछ नहीं बोलती। देर रात दरबार खत्म होता है, पर महारानी किसी को कोई जवाब नहीं देती है। अब हमें किसी भी तरीके से इस बात का फायदा उठाना होगा। कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। सेनापति, हम अपनी योजना शुरू करेंगे। हाँ मंत्री जी, हम तैयार हैं। तभी मंत्री अचानक दिखता है। देखो रानी, इतनी रात को कहाँ जा रही है? चलो उनका पीछा करते हैं। मंत्री और सैनिक रानी का पीछा करते हैं। रानी कुछ दूर जाकर एक लड़के से मिलती है। लगता है ये बच्चा उसी का है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें जल्दी से इसे पकड़ना होगा। फिर सारी सच्चाई दरबार के सामने आ जाएगी और हम पूरे राज्य पर राज करेंगे। हाँ। दोनों उसके पीछे जाते हैं, लेकिन लड़का घने जंगल में गायब हो जाता है। यही पर था तो कहाँ चला गया? अरे यही तो था, हाथ से निकल गया। अब देखना होगा कि अगले बार मिलने पर पकड़ सकते हैं कि नहीं। तब से दोनों मंत्री और सैनिक रानी के हर कदम पर नजर रखने लगते हैं। उसकी हर चाल पर कड़ी नजर रहती है, ताकि मौका मिलते ही योजना को अंजाम दे सके। रानी रोज इस लड़के से मिलने जंगल जाती हैं। हाँ, आज तो किसी भी कीमत में हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ हाँ मंत्री जी, हर बार वो हमारे हाथों से बच जाता है, लेकिन आज हम उसे रोकेंगे। हाँ। दोनों फिर रानी का पीछा करते हैं। रानी उससे बातें कर वापस चली जाती है और लड़का फिर गायब हो जाता है। अरे ये तो हमारे हाथों से फिर गायब हो गया। ऐसे तो हम रोज उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो हमारे हाथों पकड़ा नहीं जाता। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये महारानी रोज उससे मिलती है और हम चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाते। चलो आज ही हमें पूरी योजना बनाकर दरबार में घोषणा करनी होगी।
अब महारानी की ये रात सबके सामने उजागर करके ही रहेंगे। हैं बिल्कुल सही कहा मंत्री जी। अब समय आ गया है, चलो हम ये बात पूरे दरबार के सामने रख देते हैं, बाकी अब सभी लोग फैसला करेंगे। हाँ, मंत्री तुरंत राज दरबार में जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी दरबारी, हमारी महारानी रोज रात को एक लड़के से मिलने जंगल जाती है। ये बच्चा उसी का है, महाराज का नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ज्योतिषी महाराज। तभी कुछ देर में रानी को भी दरबार में लाया जाता है। रानी, तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या ये सच है कि तुम रात को रोज एक लड़के से मिलने जाती हो? लेकिन रानी इस बार भी कुछ नहीं कहती और चुप रहती हैं। दो दासियां भी देखती हैं। कितनी बेशर्म की तरह खड़ी है हमारी रानी, किसी और का बच्चा लेकर मुस्कुरा कैसे सकती हैं? बिना कोई जवाब दिए लगता है राजा के जाते ही रानी की अकल भ्रष्ट हो गई। अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले कितनी अच्छी थी और अब इसका असली चेहरा सामने आ रहा है। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? एक लड़के का बच्चा महारानी के पेट में? अरे हमें तो पहले लगता था हो सकता है राजा कहीं होगा, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया ये बच्चा राजा का नहीं है। हाँ, महारानी कितनी घटिया सोच रखने वाली हो गई है। राजा जैसे नेक इंसान को छोड़कर एक मामूली लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसी रानी को हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसे राज्य से बाहर करना ही होगा, वरना हमारे बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, सभी भाइयों ध्यान से सुनो, चलो हम इकट्ठा होकर आज ही राजमहल चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सबको गोपाल का साथ देना चाहिए। हाँ, सभी इकट्ठा होकर राजमहल की तरफ चल देते हैं। अरे इतने सारे गांव वाले एक साथ, लगता है जरूर कुछ बड़ा बम फूटने वाला है। हाँ हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो चलकर हम भी इसका मजा लेते हैं और शायद हमारा फायदा भी हो जाए। हाँ। कहो क्या हुआ, तुम सब इतने एक साथ क्यों आए हो? महारानी अब हमारे राज्य में नहीं रह सकती। ये किसी और के पाप को लेकर हमारे महाराज के ऊपर नहीं मर सकती। ये ऐसा अन्याय है, हम लोग ये अन्याय नहीं सहेंगे। हाँ, अरे तुम सब शांत हो जाओ, ये फैसला महाराज करेंगे जब वो राजा वापस आएंगे। हम उनके गैर हाजिरी में महारानी को इस राज्य से नहीं निकाल सकते। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन महाराज जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम राज्य पर कोई गलत असर ना पड़ने दे। और रानी की ये हरकतों की वजह से हमारे राज्य और हम सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम 11 दिन का वक्त देते हैं, महारानी को आप इस राज्य से निकाल दीजिए, वरना हम सब इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खबर मिल गया, मैं तो यही चाहता था। तभी राजकुमारी आगे आती है। आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी माँ गलत नहीं है, आप सब चले जाइए। अरे राजकुमारी, आप बच्ची नहीं है, आप भी बड़ी है, तो आप अपनी माँ से पूछ सकती हैं कि ये बच्चा किसका है। इतने दिनों से महाराज महल नहीं आए हैं, तो ये बच्चा कैसे हो सकता है भला? इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। हम लोग तो यही चाहते थे, जो सब गांव वाले उनके खिलाफ हो जाए, सब उनके खिलाफ हो गए। फिर राजकुमारी उदास होकर बगीचे में बैठ जाती है।
तभी वहाँ एक बुढ़ा सैनिक वहाँ आता है। क्या हुआ राजकुमारी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आप तो देख ही रहे हैं, हमारे महल में माँ के खिलाफ सब क्या क्या कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ क्या चाहती हैं। अगर महारानी सच नहीं बता रही तो जरूर इसके छिपा जरूर कोई छुपा होगा जो किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आज जाकर माँ से पूछूंगी, जो सब उनके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं। इतना कहकर राजकुमारी परेशान होकर महारानी के पास जाती है। माँ, मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है और ये गांव वाले सब आपके खिलाफ इतना क्या क्या कहते हैं। मैं इतने दिनों से चुप थी ताकि सब शांत हो जाए, लेकिन अब आपका राज बढ़ता ही जा रहा है। बताइए, ये बच्चा किसका है? बेटी, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मुझे माफ कर दो। फिर राजकुमारी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल जाती है। क्या सच में महाराज वापस आ गए हैं? ये कैसे हो सकता है इतने वर्षों बाद? अरे अब तो ये बहुत बुरी खबर है महारानी के लिए। अब तो महाराज खुद ही महारानी को निकाल देंगे। हाँ, पता नहीं अब क्या होने वाला है राजमहल में। तभी राजा जैसे ही राज्य महल में प्रवेश करते हैं, मंत्री और सेनापति आपस में फुसफुसाते हैं। क्या महाराज वापस आ गए हैं? हम तो सोच रहे थे कि वो मर गए हैं। अब क्या करें, हमारे सारे मंसूबे पर पानी फिर गया है। हाँ मंत्री जी, हमने भी तो यही सोचा था, लेकिन लगता है सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या हुआ सेनापति और मंत्री जी, आप दोनों मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? नहीं महाराज, हम बस आपके लिए खुश हैं। यही सोच रहे थे कि आपके लिए क्या क्या किया जाएगा। अच्छा चलो, मुझे अब कुछ नहीं करना। लंबा युद्ध चल चुका है, मैं पूरी तरह थक गया हूँ। जाइए मेरे लिए कुछ जाम लेकर आइए। जी महाराज, हम तुरंत लेकर आते हैं। अब मुझे जल्दी से महारानी के पास जाना चाहिए। इतने दिनों बाद महारानी को देखूंगा। महारानी मुझे देखकर कितनी खुश होगी। हाँ, महारानी तुम कैसी हो? इतने लंबे युद्ध के बाद यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ मैं। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। बताओ, हमारी पुत्री कहाँ है? महाराज, मुझे भी आपको देखकर बहुत खुशी हुई और राजकुमारी अपने नानी के घर गई हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। हाँ अच्छा है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए खाने का प्रबंध कीजिए, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। ठीक है महाराज, मैं तुरंत गर्मा गर्म आपकी पसंद के खाने बनवा देती हूँ। इतना कहकर महाराज जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी दो दासी बात कर रही होती हैं। अरे देखो देखो, महाराज को अगर ये बात पता चल गई तो क्या होगा। महाराज इतने लंबे समय बाद आए हैं और उन्हें पता चलेगा कि महारानी गर्भवती है तो क्या करेंगे। हाँ, अगर ये सच है तो महाराज का गुस्सा उनकी आंखों में आग की तरह झलक सकती है। पता नहीं महाराज ये सच्चाई को कैसे झेल पाएंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? क्या तुम्हें थोड़ी भी सोच नहीं? तुम क्या बोल रही हो? महाराज, महारानी सच में गर्भवती है। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। मेरी आंखों के सामने, मेरी अनुपस्थिति में। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है।
मैं तो इसका पता लगा लूंगा। अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम भूल से ये कह दिया, हमने आपका दिल दुखाया, हमने नहीं सोचा था कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन महाराज गुस्से से महारानी के पास जाते हैं। महारानी, सच सच बताओ, ये किसका बच्चा है? ये कैसे हो सकता है जब मैं 3 साल से यहाँ नहीं था? ये किसका पाप लेकर घूम रही हो तुम चुप क्यों हो महारानी? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसे अपमान भरी बातें और नहीं सुन सकता हूँ मैं। महारानी कुसुम चुप रहती हैं, लेकिन रानी फिर भी कुछ नहीं बोलती है। फिर राजा गुस्से से बगीचे में चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? रानी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा हृदय टूट गया। युद्ध जीतने की खुशी अब डर और आशंका में बदल गई है। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा फैसला सही है? आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। महाराज, कई गांव वाले भी महारानी के खिलाफ हो गए हैं। अगर 11 दिनों में महारानी महल से बाहर नहीं निकली तो हमारा प्रजा राज्य छोड़कर चला जाएगा महाराज। हाँ महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे गांव वाले महारानी का विरोध करने राजमहल आए थे, पर महारानी ने कुछ नहीं कहा और हम सब ने देखा कि वो रोज किसी से छुप छुप कर मिलती है। ये कैसे संभव है? तुम लोग क्या कह रहे हो? ये सत्य नहीं हो सकता। महाराज, हमने उस लड़के को पकड़ भी लिया है। अब तो आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज ही मुझे उसका निपटारा करना होगा। अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। मुझे खुद जाकर सब सच्चाई जाननी होगी। महाराज, कृपया जल्दी कीजिए, समय नष्ट हो रहा है। इस राज्य की शांति भी दांव पर है। हाँ, नहीं, मैं आज ही इसका निर्णय लूंगा। अब इंतजार नहीं किया जाएगा। फिर कुछ ही देर बाद सभी दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। रानी बताओ, ये बच्चा किसका है? तुम मेरे महल में मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा नहीं दे सकती। जल्दी बताओ, ये बच्चा किसका है? महारानी कुसुम कुछ नहीं बोलती, चुपचाप मुस्कुराती रहती है। महाराज, हम लोग कब से यही सवाल पूछ पूछ कर थक गए हैं, पर महारानी एक शब्द नहीं बोलती और हमेशा मुस्कुराती रहती है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, कोई जवाब ही नहीं देती। ज्योतिषी के कथन के बाद मंत्री और सेनापति आपस में फुसफुसाते हैं। देखो सेनापति, अब समय आ गया है कि हम अपनी चाल चल सकते हैं। यही मौका है कि हम पूरे राज्य पर अपना नियंत्रण कर ले और महारानी को अपमानित कर दे। हाँ बिल्कुल मंत्री जी, अब देर नहीं करनी चाहिए। हमारे आदमी को बुलाओ, वही कहेगा जैसा हम कहेंगे। हाँ। मंत्री अपने आदमी को लेकर आता है और सामने सभी के खड़े होने पर जोर से कहता है, देखिए, ये वही लड़का है जिसे महारानी के पेट में बच्चा पल रहा है। हाँ, ये सच है और अब हर किसी को पता चल जाएगा कि महारानी इससे रोज छुप छुप कर मिलती थी। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? ये लड़का कौन है? महाराज, ये वही लड़का है जिसे महारानी कई महीनों से मिल रही थी और हम रोज इन दोनों का पीछा करते थे, पर यह लड़का हर वक्त गायब हो जाता था और आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। हाँ। क्या ये सच है? तुम अपने मुंह से बोलो, वरना मैं तुम्हें यही मृत्यु दंड दे दूंगा। हाँ महाराज, महारानी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। मुझे महारानी से मिलने का मौका मिला था और वही सच है। अब जो आप चाहो कर सकते हो महाराज। सैनिकों, इसे तुरंत कारावास में डाल दो। महारानी को भी जंगल में ले जाकर छोड़ दो। फिर सैनिक उस लड़के को ले जाते हैं और सैनिक महारानी को राज्य दरबार से बाहर ले जाता है और घने जंगल की ओर ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा देते हैं और सैनिक वहां से चले जाते हैं।
आप मेरी कितनी परीक्षा लोगे? मैं कैसे समझाऊं महाराज, ये बच्चा आपका है। मैं बच्चन बंद होने के नाते आपको बता नहीं पाई, लेकिन आप तो पहचान लेते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी अकेली जंगल में आगे बढ़ती है। तभी उन्हें एक साधु महाराज मिल जाता है। साधु महाराज, मैंने जैसा आपसे वादा किया था वैसा ही किया, लेकिन इसका परिणाम देखिए, मुझे क्या मिला। महाराज ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे महल से बाहर फेंकवा दिया। पूरा राज्य, प्रजा, मंत्री सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। महारानी, यदि आप अपने पुत्र के लिए सच में तैयार है तो ये करना ही पड़ेगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मुझे बताइए, मैं अपने महाराज को कैसे यकीन दिलाऊं कि बच्चा उन्हीं का है और किसी का नहीं। समय की प्रतीक्षा करिए महारानी, समय आपको स्वयं जवाब दे देगा। हाँ, साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर महारानी कुसुम जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। मेरे लाल, तू कितना सुंदर और वीर है। जैसे तुम्हारे पिता एक महान योद्धा है, वैसे ही तू भी एक वीर योद्धा बनेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और कभी तुझे कोई कष्ट नहीं आने दूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और देखते ही देखते 5 साल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा उदित नारायण गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सपना आता है जिसमें उनके राज्य के लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे और वो उठकर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये कैसा सपना देख लिया? मेरी प्रजा भूख प्यास से मर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका उत्तर जानना होगा। हाँ, राजा परेशान होकर उठते हैं और सीधे ज्योतिषी के पास जाते हैं। महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताइए। कुछ दिनों से मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है और मेरे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाला जैसा लग रहा है। बताइए मुझे। महाराज, लगता है कि हमारे राज्य पर किसी का साया मंडरा रहा है। हमें तुरंत एक पंचबाती वाला यज्ञ करना होगा, जिससे हमारे राज्य पर आया हुआ कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं वो सारा सामग्री इकट्ठा कर देता हूँ और आप जल्दी से यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। महाराज, इसके लिए आपको एक सिद्ध साधु को लाना होगा। वो तपोवन जंगल में एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं। आपको वहां जाकर उन्हें खुश करना होगा, तभी राज्य में शांति लौटेगी और ये यज्ञ संभव होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आज ही साधु महाराज के पास जाऊंगा। हाँ, यही सही मौका है। अब हमें किसी तरह महाराज के गैर हाजिरी में राज्य पर कब्जा करना होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री जी। हाँ, तभी राजा उनके पास आ जाते हैं। मंत्री जी, सेनापति जी, मैं कुछ दिनों के लिए तपोवन के जंगल में साधु महाराज के पास जा रहा हूँ। आप तब तक राज्य का ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे, कोई गलत फैसला मत करिएगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं महाराज, मैं आपका राज्य अपने राज्य समझकर ही देखभाल करूंगा। हाँ, हम यही उम्मीद करते हैं आप दोनों से, जो कोई शिकायत का मौका ना आए। इतना कहकर राजा घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर ही चलते हैं कि उन्हें भूख और प्यास बहुत जोर से लगती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी भूख लगी है, मुझे कुछ खाना या पानी चाहिए। राजा आसपास के पेड़ों में ढूंढते हैं पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो एक झोपड़ी है। चलो चलकर देखता हूँ, शायद मदद मिल जाए जिससे मैं अपना यात्रा पूरा कर सकूं। फिर झोपड़ी के पास जाकर राजा देखते हैं कि वहाँ कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ एक 5 साल का बच्चा था। बेटा, मुझे थोड़ा पानी दे दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। और तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? माँ जंगल गई है लकड़ी लाने। ठीक है, मैं आपको अभी देता हूँ। बहुत खुश रहो बेटा, तुम बहुत छोटे और प्यारे लग रहे हो देखने में। राजा सोने का एक सिक्का राजकुमार को देते हैं। ये पानी पिलाने के लिए है बेटा, ये तुम अपने पास रख लो। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं लेता, माँ ने मना किया है। हाँ, कितना संस्कारी बच्चा है, जरूर उच्च खानदान का खून है तुम्हारे अंदर। हाँ, इतना कहकर फिर राजा आगे बढ़ते हैं और गुफा की ओर जाते हैं। लगता है कि वही गुफा है। अब मुझे जल्दी से अंदर जाकर तपस्या महाराज से मिलना होगा। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं साधु से मिलने आया हूँ अपने राज्य की शांति के लिए। मुझे ये एक यज्ञ करवाना है। यहाँ तुम्हारे जैसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ केवल शुद्ध आत्मा के लोग ही आ जा सकते हैं। हाँ, क्या मैंने कोई पाप नहीं किया? मैं अपने राज्य और प्रजा के भले के लिए आया हूँ। मुझे साधु महाराज से मिलना है। अगर तुम शुद्ध आत्मा हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ राजा, क्या वो पुत्र जो अभी तुम्हारी प्रजा के बीच नहीं है और जिस पर तुम्हारा दृष्टि और विश्वास है, वो वास्तव में तुम्हारा है या केवल तुम्हारे मन की इच्छा का प्रतिबिंब है? कभी देखे बिना, सुने बिना, स्पर्श किए बिना क्या तुम इसे अपने होने पर विश्वास कर सकते हो? क्या तुम अपने संदेह, भय, समय के अनुभव को छोड़कर बस विश्वास और प्रेम से कह सकते हो कि ये तुम्हारा पुत्र है? ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। तुमने सही उत्तर नहीं दिया, इसलिए तुम अब इस गुफा के अंदर नहीं आ सकते हो। यही बैठकर इंतजार करो। जब साधु महाराज खुद अपनी तपस्या पूरा कर बाहर आएंगे तभी तुम उससे मिल सकते हो। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना ही है। लेकिन गुफा का दरवाजा दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, तभी साधु महाराज तपस्या से बाहर आते हैं। साधु महाराज, मुझे बताइए, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सजा आप मुझे इस तरह दे रहे हैं? मैं आपके दर्शन के लिए अंदर नहीं जा सका। सोचो राजा, तुमने कुछ ऐसा किया जिसे भूल गए और एक निर्दोष अबला को उसके साथ बहुत अन्याय किया। तुम याद करो। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा साधु महाराज। याद करो, जब तुम बरसों पहले मेरे पास आए थे तब तुमने कहा था कि तुम्हें एक पुत्र चाहिए जो योग्य और शक्तिशाली हो। मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारे राज्य में आने वाले समय में घोर संकट आएगा
और उसका समाधान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पुत्र करेगा। हाँ, लेकिन मेरा तो कोई पुत्र नहीं साधु महाराज। फिर वो संकट मेरे सपने में रोज आता है कि हमारे प्रजा भूख से मर रहे हैं। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ साधु महाराज? देखो, तुम अपने पुत्र को देखकर भूल गए। तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में है और वही तुम्हारे राज्य का कल्याण करेगा। हाँ, रानी जो गर्भवती थी वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही पुत्र है। तुम जाकर स्वयं रानी से पूछ सकते हो। पर रानी ने तो कुछ नहीं बताया। मैंने कितना पूछा था। क्योंकि वो वचनबद्ध थी। जिस दिन तुम रानी को मेरे पास लाए उसी दिन मैंने कहा था कि यदि राजा ने गलती से भी इस बच्चे पर सवाल किया तो तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगी। तुम्हें चुप रहना है, यही इस पुत्र का आने की परीक्षा है। पर तुम्हारी रानी ने खुशी खुशी ये परीक्षा पूरी की। उसने सभी का दुख सहा लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। अब तुम अपनी पत्नी को ढूंढो। तुम्हें मिलते ही तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने आएगा और भयानक सपनों का निवारण भी वही करेगा। वो कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि दिव्य आत्मा है। हाँ। इतना कहकर साधु महाराज विलीन हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने क्या किया? मैं अब अपनी रानी और बच्चे को कहाँ ढूंढूं? राजा जंगल में हर तरफ ढूंढते रहते हैं। 2 दिन लग जाते हैं पर रानी भी नहीं मिलती और बच्चा भी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रानी कहाँ होगी? मेरा बच्चा कहाँ होगा? हे भगवान। और राजा थक हार कर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी रानी जो लकड़ियां लेने आती है वो देख लेती है। अरे ये क्या, महाराज यहाँ बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको बचाना होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी महाराज। फिर रानी महाराज को धीरे धीरे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और उनकी देखभाल करती है। तभी थोड़ी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? महाराज आप चिंता न करिए, आप मेरे पास है और सुरक्षित भी। और ये देखिए, हमारा पुत्र पूरे 5 साल का हो गया है। रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना वचन तोड़ दिया और तुम्हें इतनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। मुझे क्षमा कर दो रानी। महाराज, हमारे पुत्र और इस राज्य की रक्षा के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करने के लिए तैयार थी। अगर मैंने आपको एक बार भी जवाब दिया होता तो हमारा पुत्र दुनिया में नहीं होता। तो यही कारण है कि मुझे इस पर इतना लगाव महसूस हुआ। मुझे लगा कि ये मेरा अपना है। अब चलो राजमहल चलो महारानी। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? फिर से महारानी और बच्चे को महल ले आए? हाँ महाराज, आप इसे छोड़ दीजिए। महारानी, अब सच बताइए, ये बच्चा हमारा है? वो लड़का जो मंत्री और सेनापति बता रहे थे, वो कौन था? मंत्री, सेनापति, ये बच्चा मेरा और महाराज का है। और जिस लड़के की तुम लोग बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। महाराज, युद्ध में पत्र उसी के हाथ से भिजवाते थे, इसलिए वो मुझे मिलने आता था। और ये बच्चा महाराज युद्ध के दौरान एक रात आए थे राज्य का नक्शा लेने। उसी रात हमने जो वक्त बिताया था उसी की वजह से मैं गर्भवती हुई। मुझे याद आया, तुम सत्य कह रही हो। हाँ, मेरा ही पुत्र है। अब मैंने इसे अपने राज्य का राजा बनाया है। और सैनिकों, उस लड़के को लेकर आओ जिसने झूठ बोलकर महारानी के खिलाफ और मुझे भड़काया था। अब हम क्या करें? हम तो पूरी तरह से फंस गए सेनापति। तुम्हें कुछ उपाय नहीं दिख रहा क्या? बताओ। मंत्री जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? कुछ ही देर में सैनिक उस लड़के को लेकर आते हैं। बताओ, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला मेरी रानी के बारे में? बताओ। महाराज, ये सब मंत्री और सेनापति ने करवाया था ताकि रानी को महल से बाहर निकाला जा सके और आप गम में चले जाएं और फिर राज्य पर ये लोग कब्जा कर सके। महाराज। मंत्री, सेनापति, तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे ऐसा बड़ा षड्यंत्र किया
इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे महाराज, हमें माफ कर दीजिए। गलती की माफी मिलती है, षड्यंत्र की नहीं। तुमने हमारी रानी पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश क्यों किया? इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। फिर सैनिक कुछ देर में मंत्री और सेनापति को कोठी में बंद कर देते हैं। आज के बाद मेरी रानी मेरे साथ रहेगी और हमारा पुत्र राजकुमार इस राज्य का भविष्य का राजा बनेगा, राजा। महाराज, मुझे माफ कर दो। रानी, मैंने आपके चरित्र पर उंगली उठाई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। महाराज, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैलती है। अरे पता है, हमारी रानी निर्दोष थी और उनके पेट में बच्चा महाराज का ही था। अरे हाँ, महल से खबर आई है, जब महाराज युद्ध में थे तो एक रात महल में आए थे नक्शा देखने और उसी रात महारानी के साथ समय बिताया था। उसी रात का वो राजकुमार था और महारानी ने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि साधु महाराज ने मना किया था। अगर वो बताती तो बच्चा खत्म हो जाता और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि राज्य का रक्षक है, रक्षक। हाँ, हम सबसे कितनी बड़ी भूल हो गई। महारानी के बारे में पता नहीं हमने क्या क्या सोच लिया था। हे भगवान, हमें माफ कर दो। हाँ। अगले दिन से सभी प्रजा राजा रानी और राजकुमार को आदर सत्कार के साथ मान सम्मान देने लगते हैं।